हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलकुलस। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को कैसे यूज करते हैं वो सिखाया था। मतलब आपको बस डेल्टा को एप्सिलॉन के टर्म्स में आपको इस तरह से कुछ रिलेट करना होता है ना। बस आप रिलेट कर दो तो आपका काम चल जाता है। तो इस लेक्चर में चलो हम लोग कंटिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एकदम आराम से, हौले हौले, एकदम आस्ते करके, क्योंकि लेक्चर बहुत टाइम के बाद आ रहा है। मैंने कमेंट्स देखा था, बहुत लोग चिल्ला रहे थे, सर न कहाँ भाग गए हो सर, वादा करके भाग गए हो सर, तोड़ दिए सर वादा, प्रॉमिस बोल गए थे आप कि कोर्स कंप्लीट करोगे, सर आप कुछ नहीं कर रहे हो। हाजिर हैं वापस, आई एम बैक। लिमिट एंड कंटिन्यूटी देखो, लेट नोट्स बनाते जाना, बहुत ही प्यारा, सटीक, एकदम क्रिस्टल क्रिस्प टाइप का जिसको बोलते हो ना नोट्स, वो है। अननेसेसरी फालतू के चीज इसमें नहीं मिलेंगे और यहीं से आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, कंटिन्यूटी एंड लिमिट। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी। अब इस इंटरवल को समझो, क्लोज्ड इंटरवल है। क्या इसमें हम a और b को इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो वी कैन इंक्लूड a एंड b, a और b को दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक फंक्शन आपने कंसिडर किया, कहां से कहां के बीच में? a से b के बीच में। तो देखो यार, गौर से देखो, a से b के बीच में। अब ये फंक्शन जैसा भी हो सकता है, आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी सुविधा के लिए हम कोई भी एक रैंडम फंक्शन सपोज बना रहे हैं a से b के बीच में। ये लो, कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, कहां से कहां? a से b। तो आप a से b के बीच में एक रैंडम ब्लू कलर का फंक्शन आपको दिख रहा है। क्या किया मैंने? एक फंक्शन डिफाइन किया है, बस। व्हाट इज दिस? एक फंक्शन डिफाइन किया है। और हाँ ठीक है, डू यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन? नो, अरे ये खुल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, पहले इसको देखो फिर हम बताते हैं। कंटिन्यूटी एंड लिमिट, एक फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। तो इस इंटरवल ए बी पे एक फंक्शन, आपने कोई भी रैंडम फंक्शन डिफाइन किया, जहां पे सपोज मान लो कोई एक पॉइंट है x1, तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा क्या? f ऑफ x1। x2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? f ऑफ x2। x3 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? f ऑफ x3 मिलेगा, राइट। इतना जब आपको मिल ही चुका है, पता चल ही चुका है, तो क्या है उसमें? कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा दे रहे हैं। लिखो फिर से, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल a, b। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x may be quite independent of the value of the function for another value of x। complicated statement नहीं है। the value of the function for any particular value of x। अब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, मे बी क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ अनदर वैल्यू ऑफ x। मतलब कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि आपका फंक्शन, सपोज मान लो x1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू f ऑफ x1 मिला है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 मिला है। क्यों हो गया ब्लू? ब्लू नहीं चाहिए अपन को, हट, अरे भागो। x1 के कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 मिला है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 मिला है, x3 के कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x3 मिला है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे फंक्शन के वैल्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, सेम नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है
ऐसा भी हो सकता है कि आपका अलग वैल्यूज के लिए आपको सेम वैल्यू मिल जाए। सपोज मान लो कुछ इस तरह का फंक्शन हम बनाए, ऐसा फंक्शन। सो अगर फंक्शन ऐसा है तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सपोज x1 के कोरस्पॉन्डिंग सपोज मान लो यहाँ पे 5 है x2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम आपसे पूछे तो भी तो 5 बोलोगे ना। तो मे बी या मे नॉट बी, इंडिपेंडेंट हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये सब, क्यों हो रहे हैं ब्लू? नहीं चाहिए मुझे ब्लू भाई, सीरियसली हट। इंडिपेंडेंट दिखा, ठीक। चलो इसको नोट्स में डालो। अर्थात f of x1 की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ f of x2 एंड f of x3। इसी कारण से मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज स्मॉल, लेकिन मॉड ऑफ f of x2 माइनस मॉड f of x1 इज लार्ज। इसको काफी अच्छे से समझो। देखो देखो देखो, देखो। जैसे यहां पे लिखा है ना, x1 के कोरस्पॉन्डिंग f of x1 है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग f of x2 है। आया बात समझ में? अब x2 और x1 के बीच का गैप देखो तो, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 मतलब मॉड ऑफ x2 माइनस x1 मतलब इसका गैप देखो, इसका गैप छोटा है, छोटो 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 गैप आछे, लेकिन यहां पे ये बड़ा गैप है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कि f of x2 और छोटा हो भी सकता था, who knows। लेकिन आपको एक ऐसा इंस्टेंट आपके सामने एक ऐसा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इस छोटा लिया गया है और मॉड ऑफ f of x2 माइनस f of x1 ये लार्ज लिया गया है। ठीक है, इसी चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x के कॉन्सेप्ट को यूज करके कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। माइंड और अपना फ्रेमवर्क, अपने माइंड का फ्रेमवर्क थोड़ा सा स्विच कर लीजिए, मेरे मोड में आ जाइए। अभी तक आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा आई डोंट नो, लेकिन अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसी का एक रेप्लिकेशन है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंटिन्यूटी एंड लिमिट पढ़ रहे हैं। लेट f of x be a function defined on the interval a b. The value of the function for any particular value of x may be quite independent of the value of the function for another value of x. That is, ये डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि f of x1 की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ f of x2 एंड f of x3। ये जो वैल्यू है इसके इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ इसी कारण से जो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 या फिर मॉड ऑफ x2 माइनस x1 ये छोटा है, लेकिन मॉड ऑफ x2 माइनस f of x1 ये बड़ा है। समझ में आया? इसी चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन का वैल्यू का जो चेंज है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, मतलब चेंज बोले तो ये बाय ये। अब इस चेंज को हम लिखेंगे लिखेंगे देखो, चेंज ऑफ फंक्शन मतलब f of x2 minus f of x1, change in the value of the function divided by change in the value of the inputs, मतलब x2 minus x1। ठीक है, यहीं से जन्म होगा कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी वगैरह वगैरह। लेकिन आप समझ लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। तो ये क्या है? ये आई मीन रिलेटिव चेंज दिखा रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यूज है वो कितना चेंज कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट वैल्यूज, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, ओके।
अरे फिर से परेशानी। तो इसी चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। अब एक एक करके देख रहे हैं। देखो पहला आया है हमारे पास कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज हमारा कंटिन्यूअस रहने वाला है। कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ अ वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ अ वेरिएबल इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ सडन चेंजेस। पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ अ वेरिएबल। कोई वेरिएबल है उसका कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है ना वो क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज द वेरिएशन ऑफ सडन चेंजेस, मतलब एब्सेंस ऑफ सडन चेंजेस। सडन चेंजेस का एब्सेंस, ठीक है, सडनली चेंज नहीं हो सकता। इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। सिंपल एक ठेठी भाषा या फिर देहाती लैंग्वेज में बोल सकते हो कि अच्छा कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तब होता है जब इसको हम पेन को पेपर से बिना उठाए हम कुछ भी बना सकते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो जैसे ये दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आप यहां से यहां गए, यहां जाने के लिए आपको तो पेन ऊपर उठाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप जा रहे हो, अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो ये तो कंटिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग मतलब ये जो बोल्ड लाइन है, आपका जो बोल्ड लाइन है वो चीज तो नहीं है ना यहाँ पे। Why does it touch, man? Oof. I don't know how to operate this. फिर से टच हो गया। तो ये रहा आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऑलराइट, अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, कि कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी। कोई भी एक फंक्शन आपने डिफाइन किया किसी भी इंटरवल ए बी पे। लेट सी प्लस एच बिलोंग्स टू ए बी, मतलब h एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे। अब आपको ये काफी अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप y वर्सेस x करते हो। ये वाला हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है, ये वाला आपका हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है। मतलब यू कैन से दैट y इज डिपेंडिंग ऑन x। जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पे मैंने एक अज्यूम किया, ठीक है, इस इंटरवल में हमको तो देखना है ना, इसी इंटरवल में मान लो कोई एक c वैल्यू है, उसी c वैल्यू में एक छोटा सा स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, देखो लेट h c प्लस h बिलोंग्स टू ए बी। अगर मान लो c इस इंटरवल के अंदर लिए हो तो इस c में तुम छोटा सा वैल्यू ऐड करोगे तो वो किस इंटरवल में होगा? जाहिर सी बात है इसी इंटरवल में होना है, इस इंटरवल के बाहर तो हो नहीं सकता। इस इंटरवल के बाहर निकलने के लिए हमको c में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जो हमें करना नहीं है। क्या करना है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटली से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। सो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उसको किसको? h को बोल रहे हैं, h को। h कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब h का जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है वो या तो निगेटिव हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव लिए हो तो ये राइट साइड में खिसकेगा, लेकिन अगर आप निगेटिव लिए हो तब ये लेफ्ट हैंड साइड में खिसकेगा। फिर से ब्लू, क्या है ये?
अगर h की वैल्यू पॉजिटिव लिए हो तो c का वैल्यू राइट हैंड साइड में खिसकेगा थोड़ा सा, और अगर h का वैल्यू निगेटिव लिए हो तब c का वैल्यू से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा। इतना क्लियर है? सो लेट c प्लस he belongs to AB where h is infinitesimally small change in independent variable x. h can be either positive or negative. अब फिर नोट करिए, now corresponding to the change in the value of x, that is h, change in the value of the function is, पहले आपका क्या था, फाइनल, मतलब चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली आप c प्लस एच पे वैल्यू निकालोगे, सो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c, तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, चेंज इन द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू h, चेंज इन द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू h। समझिए बात को, क्या बोला, f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c, so this will give you the change in the function corresponding to h, and this f of c जो है ना, this can be, ये जो चीज है आपका, ये जो चेंज है, ये चेंज आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका फंक्शन कैसा है। ठीक है, नाउ फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट c, मतलब फंक्शन को c पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए the change in the value of the function is small if only the change in the value of x is only small. The change in the value of the function is small if only the change in the value of x is also small. मतलब किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन का जो चेंज है ना, सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो छोटा होना चाहिए। कब? जब आपका x का जो चेंज है वो छोटा है। दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c शुड बी न्यूमेरिकली स्मॉल इफ मॉड ऑफ h इज न्यूमेरिकली स्मॉल। ये थोड़ा सा अलग टाइप का डेफिनेशन है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग ये नहीं पढ़ते थे, हम लोग का अप्रोच कुछ और रहता था, लेकिन क्योंकि आप सब्जेक्टिव है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, वैसे ही अप्रोच से आपको पढ़ना है तो आपको ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें एप्सिलॉन डेल्टा की जरूरत नहीं थी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 11th-12th में, लेकिन क्योंकि ग्रेजुएशन में ये सारी चीजें हैं, सिलेबस में आपको अप्रोच थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है, इसीलिए लिमिट सॉल्व करने के लिए या लिमिट शो करने के लिए आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन चाहिए। सेम वे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट वगैरह वो सब कैलकुलेट करने के लिए आपको अप्रोच थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये सारी चीजें की जरूरत नहीं होती। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चल करके काम लगेगा, तो इसलिए आप इस पे फोकस करिए। लेकिन स्मॉल एंड बिग आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे यहाँ पे हमने तो बोल दिया कि छोटा होना चाहिए, अरे किससे छोटा, कितना छोटा? जो तुम्हारे लिए छोटा हो सकता है मेरे लिए बड़ा हो, जो मेरे लिए छोटा हो सकता है आपके लिए बड़ा हो सकता है ना। सो स्मॉल और बिग आर रिलेटिव टर्म्स विच शुड नॉट बी यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो छोटा और स्मॉल जो होता है ना, वो रिलेटिवली टर्म्स होता है। सो वी विल गिव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। तो ये जो डेफिनेशन था ना, तो आप गधा डेफिनेशन आप बोल सकते हो, जैसे न्यूमेरिकली स्मॉल होना चाहिए। अब 2 नंबर मेरे लिए स्मॉल हो सकता है, आपके लिए बड़ा हो सकता है, 0.5 मेरे लिए छोटा हो सकता है, आपके लिए बड़ा हो सकता है, तो रिलेटिव है ना, एक स्टैंडर्ड तो मिला नहीं, तो इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सो वी विल गिव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। तो ये रहा आपका कंटिन्यूटी का एक स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन। देखो, a function f of x is continuous at x is equal to c if corresponding to any positive number epsilon arbitrarily assigned there exists a positive number delta such that mod of f of c plus h minus f of c is less than epsilon for all values of h such that mod of h is less than delta। ये जो पिंक कलर से आपको हाईलाइट किया हुआ है, so this is actually the standard definition for continuity at a point। अगर आपको किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट C पे, तो आप ये वाला डेफिनेशन अच्छे से याद रखोगे। A function f of x is continuous at x is equal to c if corresponding to any positive number epsilon arbitrarily assigned there exists a positive number delta such that
mod of f of c plus h minus f of c is less than epsilon for all values of h such that mod of h is less than delta। क्लियर है? यहां पे एप्सिलॉन और डेल्टा है क्या, समझ लीजिए। एप्सिलॉन का मतलब है चेंज इन y, मतलब एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर जो y के y एक्सिस है ना, y में चेंज को शो करता है। और डेल्टा क्या है? चेंज इन x। ये चीज ध्यान रहेगा क्योंकि दो एक्सिस है आपके, एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है। तो y पे कितना चेंज? एप्सिलॉन। x पे कितना चेंज? डेल्टा। ये सब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। सो दिस मींस दैट f of c plus h lies between f of c minus epsilon and f of c plus epsilon for all values of h lying between minus delta and plus delta। ये भी एक और तरीका है डिफाइन करने का कि ये जो चीज है आपको अच्छी तरह से पता है कि एप्सिलॉन इज द चेंज इन y, डेल्टा इज चेंज इन x। सो दिस मींस that f of c plus h lies between f of c minus epsilon and f of c plus epsilon for all values of h lying between minus delta से plus delta। इसका दूसरा डेफिनेशन भी देखिए। Alternatively we can say that f of x is continuous at x is equal to c if there exists an interval c minus delta से c plus delta such that f of c minus epsilon less than f of x less than f of c plus epsilon। epsilon is a positive number arbitrarily assigned। थ्योरेटिकल चीज है, फिर से रिकैप करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन्ड ग्राफिकली। ग्राफिकली आप समझिए, एक फंक्शन है आपके पास, किधर गया, इसको मैं जूम आउट करता हूं, रुको और थोड़ा सा, देखो देखो देखो। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी आप ग्राफिकली समझिए। ग्राफ बनाया y वर्सेस x, एक कोई ग्राफ है। फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब लाइन 1 एंड 2 के बीच में आने वाला ग्राफ लाइन 3 एंड 4 के बीच में भी आना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा। क्या है हिंदी में जो लिखा हुआ है इसी को लिखो। क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, लाइन नंबर हॉरिजॉन्टल पहले, मतलब आपको चेक करना है इसके बीच में। देखो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सपोज मुझे सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे ना, सी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सी से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। यहां पे हालांकि इतना बड़ा गैप दिखाया गया है आपको, लेकिन वास्तविक रूप में इतना बड़ा गैप नहीं होता, एकदम माइन्यूट नेग्लिजिबल के बराबर है। तो आपको अगर सी पॉइंट पे आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर चेक करना है ना, तो सी से थोड़ा सा राइट खिसक जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाओ। समझ में आया? अगर आपको सी पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो सी से थोड़ा सा राइट खिसक जाओ। थोड़ा सा राइट खिसकने को मैथमेटिक्स में सी प्लस डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा जो चेंज है वो एक्स एक्सिस पे शो होता है। तो डेल्टा आपको एक्स एक्सिस में मिलेगा, एप्सिलॉन आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो अगर मुझे सी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे मुझे अगर राइट हैंड साइड में जाना है तो मैं क्या करूंगा, सी प्लस डेल्टा करूंगा। तो मैंने किया सी प्लस डेल्टा। अगर इस पॉइंट से मुझे लेफ्ट आना है तो हम क्या करेंगे, सी माइनस डेल्टा करेंगे। सी प्लस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन टान दो, सी माइनस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन टान दो। इतना हो गया। अब देखो, अब सुनो, सी प्लस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू कुछ मिलेगी। फिर इसका देखो, यहां पे c के कोरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन मिला ना, देखो 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 इधर ध्यान दो, c के कोरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c मिल रही है। अब क्योंकि c से आप थोड़ा सा आगे बढ़े हो, c से आप थोड़ा सा पीछे हटे हो, उसी तरह से इस फंक्शन पे भी थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ। अब यहां पे बहुत ही बड़ी चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका हमेशा जरूरी नहीं कि आपका जितना आप डेल्टा है उतना ही एप्सिलॉन होगा। नहीं,
रिलेशन हो सकता है, उसका मल्टीपल हो सकता है, उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन होना ही है, होगा तभी वो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो चीज आगे फिर कंटिन्यूटी वगैरह सारी चीजें आएंगी। तो जैसे आपने सी से थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट किया, उसी तरह से एफ ऑफ सी से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाओगे। तो एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टानो, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टान दो। तो आपको मिल गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल गया है 2, वर्टिकल लाइन आपको मिल गया है 3, वर्टिकल लाइन मिल गया आपको 4, 4 लाइंस आपको मिल गए हैं। अब ग्राफिकली इस चीज को समझिए कि आपका मकसद था कि किसी पॉइंट सी पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को टेस्ट करना। तो क्या लिखा है, फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब लाइन 1 एंड 2 के बीच, सुनो, जब लाइन 1 एंड 2 के बीच, मतलब ये वाला पोर्शन में आने वाला ग्राफ, 1 और 2 के बीच आने वाला ग्राफ लाइन 3 एंड 4 के बीच में भी आना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा। हालांकि पूरा का स्पेलिंग गलत है, दीर्घोकार होता है, हाँ वो भी पूरा का पूरा। मतलब यहां पे देखो 1 और 2 के बीच में क्या पोर्शन आ रहा है, ये शेडेड किया हुआ कट 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 पोर्शन। तो इस दो लाइन के बीच में जितना रीजन आपका आ रहा है ना, वही रीजन आपको इस वर्टिकल लाइन के बीच में भी आना चाहिए। ग्राफिकली का सेंस ये है, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल होता है तो आप बोलोगे कि वो वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, वरना कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने चेक किया, अब किसी इंटरवल में कैसे टेस्ट करेंगे। ए फंक्शन f of x is continuous in an interval ab if it is continuous at every point which lies in the interval। सिंपल सा लॉजिक है। आपको एक इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जाहिर सी बात है जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उस इंटरवल के बीच, हर पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है, तभी वो पूरा का पूरा इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल सा चीज, ए फंक्शन f of x which is not continuous for x is equal to c is said to be discontinuous at x is equal to c। समझ में आया? ए फंक्शन f of x which is not continuous at for x is equal to c is said to be discontinuous for x is equal to c। क्लियर है? एग्जाम्पल करते हैं, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, चलो इसको जूम करें, देखो क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट f of x is equal to 3x plus 1 is continuous at x is equal to 1। आपको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना 3x plus 1, ये जो फंक्शन दिया है ये 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेट एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के हेल्प से। सो मैंने मान लिया कि लेट एप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव नंबर, सो मॉड ऑफ f of x माइनस मॉड ऑफ f of 1 is this implies mod of 3x plus 1 minus 3 into 1 minus 1 is less than epsilon। क्या करना है? देखो सिंपल सा चीज है ना, आपको कहां पे टेस्ट करना है? आपको 1 पे टेस्ट करना है। तो यहां पे आप क्या करोगे? ये फंक्शन का फंक्शन ही रखोगे, जहां पे आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है उस पे फंक्शन की वैल्यू डाल दोगे। तो f of x के जगह पे तो आपने लिख दिया 3x plus 1, कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस के जगह आपने माइनस लिख दिया। f of 1 अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3 1 plus 1, 3 into 1 plus 1 लिख दिया मैंने, 3 into 1 plus 1। अब मॉड के अंदर जो कुछ भी है ना बुआ, सबको सॉल्व कर लो। तो क्या लिखा? 3x plus 1, 3x plus 1 माइनस 3 minus 1 मतलब -4। सो 3x minus 3 लेस देन एप्सिलॉन, 3 बाहर ले लो, मॉड ऑफ x minus 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ x minus 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है, इसको आप इनइक्वालिटी को इस तरह से लिख सकते हो ना, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 लेस देन x लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। तो यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा हो गया आपका एप्सिलॉन बाई 3। कंपेयर करोगे तो डेल्टा क्या हो गया? क्योंकि दिख रहा है आपको ना x का वैल्यू, x में चेंज
कहां से कहां, 1 पॉइंट का लेफ्ट 1 पॉइंट का राइट। तो आपको 1 पॉइंट से जब राइट में जाना था तो 1 पे कुछ आपको ऐड करना था, और 1 से जब आपको लेफ्ट आना था तो 1 में आपको कुछ घटाना था। तो ऑब्वियसली इक्वल चीज घटाओगे। तो यहां पे जब कंपेयर करोगे तो डेल्टा क्या मिल गया, एप्सिलॉन बाई 3। क्या डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन आया रो रिलेशन? बस जैसे ही कोई एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन, कोई वैलिड रिलेशन आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपका सॉल्यूशन है करेक्ट। हियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस। आपको ये शो करना है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अरे कोई भी गधा जो 9 10th में 7 8 में भी पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, वो बोलेगा सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, वो कंटिन्यूअस होना ही है, वो 100% कंटिन्यूअस होगा। लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा के मदद से आपको ये दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? लेट अस चेक कंटिन्यूटी एट एनी रैंडम पॉइंट x इज इक्वल टू c। यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला, आपको बोला कि बस दिखा दो, किसी भी पॉइंट पे आपको दिखा दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट लेना है, मैंने मान लिया ठीक है कोई रैंडम पॉइंट है x पे c, उसी पे कंटिन्यूटी दिखाते हैं। सो कैसे लिखेंगे? अगर आपको x इज इक्वल टू c पे कंटिन्यूटी दिखानी है तो आपको पता है यही चीज लिखना होता है, मॉड ऑफ ये वाला फंक्शन माइनस मॉड ऑफ f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन, यही करना होगा। क्या किया फिर आपने? मॉड ऑफ f ऑफ x के जगह पे लिखा है साइन x, f ऑफ c के जगह पे लिखा है साइन c, तो मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन c इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इस sin x माइनस साइन c को आप कन्वर्ट कर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए। तो sin a माइनस साइन b आपको पता है ना क्या होता है, तो 2 cos x प्लस c बाई 2 इंटू साइन x माइनस c बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे मॉड बट जाएगा, तो एक बार मॉड इस पे लग गया, एक बार मॉड इस पे लग गया। अब क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ 2 डॉट कॉस x प्लस सी बाई 2 है, मॉड ऑफ साइन x माइनस सी बाई 2 है, इज लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे अब देखिए, इसको गौर से देखो कि हमें तो पता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है सिर्फ इसकी, मतलब मॉड ऑफ कॉस x प्लस सी बाई 2, इसका वैल्यू तो 1 से कम होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू 1 और उससे नीचे मतलब नहीं जा सकती, -1 और 1 के बीच में ही रहता है ना। अरे साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ देखे हो ना, तो -1 और 1 के बीच में होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना 1 यूनिट का होता है। तो वो चीज तो हमें पता है सारे वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर देंगे, मॉड ऑफ साइन x माइनस सी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस सी बाई 2। बस ये कर दिया, सिंपल सा चीज, इसको ये लगा दिया। ये भी हमें पता है ये वाला चीज होता है और ये वाला चीज होता है। तो यहां से अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन सी इज इक्वल टू इस पूरे चीज को लिखा और लेस देन एप्सिलॉन कर दिया। फिर मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन सी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस सी बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। तो यहां से मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ x माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां पे फिर से आप कंपेयर करोगे तो डेल्टा का वैल्यू आपको एप्सिलॉन के बराबर आ गया। यहां पे भी आपको कोई भी रिलेशन मिल गया है डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में, तो इसलिए क्या बोल सकते हो कि यस देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल c माइनस अल्फा c प्लस अल्फा अराउंड c सच दैट mod of sin x minus sin c is less than epsilon, hence sin x is continuous function। तो बउआ यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शो करना रहता है, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में आपको रिश्ता दिखाना पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई वैलिड रिलेशन दिख गया कि हाँ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3 आ रहा है, इस तरह से अगर आप रिलेशन आप शो कर पा रहे हो तब आप बोल सकते हो कि यस देयर इज सम वैलिड रिलेशन एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। सो इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट cos स्क्वायर x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको ये शो करना है कि cos स्क्वायर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, लेट a बी एनी रियल नंबर सो दैट f ऑफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। मान लिया लेट
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। आपको क्या शो करना है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन शो करना है। मैं यहाँ पे सी पे नहीं, इस बार मैं ए पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए, मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए लेस देन एप्सिलॉन है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेस देन एप्सिलॉन। फिर इसको बाइफर्केट करके तोड़ करके लिखो, क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए इज लेस देन एप्सिलॉन। So mod of sin x plus a into mod of sin x minus a is less than epsilon. Mod of sin x plus a sin x minus a less than epsilon. और आपको क्योंकि ये चीज बात पता है कि जो sin थीटा की वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के अंदर ही रहता है, लेस देन इक्वल टू 1। साथ ही साथ आप इसमें क्या बोल सकते हो? mod of sin x is less than equal to mod x when x is small. This implies mod of f of x minus mod of f of a less than equal to mod of sin x minus a less than epsilon। कुछ भी नहीं है, बस बाइफर्केशन है, सिंप्लीफिकेशन है। उसको देखो, आराम से देखो, हर स्टेप को देखो। फिर mod of f of x minus f of a less than equal to, इसके बदले लिखेंगे mod of x minus a and less than epsilon। So mod of f of x minus f of a is less than epsilon if mod of x minus a is less than epsilon। तो यहां पे भी आपको डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिश्ता मिल गया, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। अरे बात मानो मेरा, हम बता रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन या रिश्ता आपको शो करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मिल गया आपको डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट mod of x is a continuous function। तो मान लेते हैं let f of x is equal to mod of x, let a be any real number, so f of a is equal to mod of a। आपको ये कंटिन्यूटी शो करनी है, तो क्या करोगे? mod of f of x minus f of a is equal to mod of, इसके बदले f of x के बदले mod x होगा, f of a के बदले mod a होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। सो mod of f of x minus f of a implies less than equal to mod of x minus a is less than epsilon. So mod of f of x minus f of a is less than epsilon if x mod of x minus a is less than epsilon. So यहाँ पे भी आपको डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मिल गया, रिलेशन आपको काफी अच्छी तरह से पता चल गया, एंड हेंस यू कैन से दैट यस दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है कंटिन्यूटी प्रूव करने का, वो आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर प्रूविंग कंटिन्यूटी क्या है? सबसे पहले आपको, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन को ए पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, तो आप क्या करोगे? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। सो मान लो, और ऊपर वाली कंडीशन इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक्स की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो। फाइनली डेल्टा को एप्सिलॉन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, and hence prove if delta is expressed in terms of epsilon then function is continuous, otherwise discontinuous। आपको यही करना है। देखो, आपको अगर किसी पॉइंट ए पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी शो करनी है ना, आप क्या करोगे? mod of f of x minus f of a is less than epsilon, ये मानेंगे, और ऊपर वाली कंडीशन मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ x की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। वही तो करते आ रहे हैं, इसको करते करते आपको x की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। सो फाइनली डेल्टा को एप्सिलॉन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, एंड हेंस प्रूव इफ डेल्टा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। सो अगर किसी इंटरवल में किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फॉर दैट इंटरवल। दो चीज हम लोगों ने सीखा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। एक पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो तो कंटिन्यूअस है ही, नो डाउट। अगर उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस है, नो डाउट। लेकिन जब कभी भी इंटरवल की बात करें तो एक इंटरवल में अगर आपको कंटिन्यूटी शो करनी है तो हर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी शो करना पड़ता है। अगर इसी इंटरवल में कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जहां पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि थ्रू आउट द इंटरवल द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दैट्स इट। ठीक है,
तो आई होप काफी एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह हो गया होगा। एक क्विक 2 मिनट में क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या हम लोगों ने देखा, जल्दी से देख लो। कंटिन्यूटी एंड लिमिट देखा, लेट फंक्शन, कोई फंक्शन मैंने माना कि ठीक है चलो कोई भी फंक्शन, उस पर इंडिपेंडेंट वैल्यूज भी हो सकते हैं, तो ये जो आपका वैल्यूज है इसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल है तो उसका वैल्यूज आपका लार्ज भी हो सकता है, राइट। सो चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम लोग ने पढ़ा। कंटिन्यूटी क्या है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, बिना पेन उठाए अगर किसी फंक्शन को आप लिख पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो, तो उसको आप कंटिन्यूअस बोलोगे रादर देन उसका आप डिसकंटिन्यूअस बोलोगे। सो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी शो करनी है तो आप इस तरह से शो करोगे। साथ ही साथ आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ सी शुड बी न्यूमेरिकली स्मॉल इफ मॉड ऑफ एच इज न्यूमेरिकली स्मॉल, इस तरह से किया। तो साथ ही साथ आप ये वाला फॉर्मेट में जो पिंक कलर का लिखा है इसमें आप कर सकते हो। एप्सिलॉन का मतलब होता है चेंज इन वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एक्स, ये सब चीज करके एप्सिलॉन डेल्टा में आप कन्वर्ट करो। ग्राफिकली भी मीनिंग मैंने आपको काफी अच्छे तरह से समझाया कि आपका इस 2 लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में सब कुछ एरिया आपका अगर है पूरा का पूरा तो उसको आप कंटिन्यूअस बोलोगे। इंटरवल का कंटिन्यूटी आपको पता है, डिसकंटिन्यूटी भी आपने सीख लिया, प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और लास्ट में जो एक स्टैंडर्ड रूल प्रोसीजर था कि आपको कंटिन्यूटी शो करने के लिए मानना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में कोई भी रिश्ता आपको दिख गया तो उसको आप कंटिन्यूटी बोलोगे, वरना आप उसको डिसकंटिन्यूअस बोलोगे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूटी और लिमिट के बारे में समझा। अगले लेक्चर में हम लोग और इसमें वेराइटीज, मतलब इसका और वेरिएशंस देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।